आज व्यू 360 में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदा इंजेक्शन लगने के बायस दर्जनों अफराद की बीनाई मुतासर। मयारी और दुरुस्त अद्वियात फराहम करने के जिम्मेदार इदारे क्या कर रहे हैं? अभी हम ये बताएं आपको कि कितने मर्दों की ब्लाइंड हुई है, ये कहना मुश्किल है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में जाली, गैर मेयारी और एक्सपायर्ड अद्वियात की सप्लाई एक बड़ा मसला है और ये अद्वियात गली महलों के क्लिनिक्स के अलावा मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में भी सप्लाई होती हैं। हाल ही में पंजाब के 3 बड़े शहरों कसूर, लाहौर और झंग में ज़ियाबतस यानी हाई ब्लड शुगर के मरीजों को एवस्टिन इंजेक्शन की आलूदा डोज लगाए जाने के नतीजे में दर्जनों अफराद की बिनाई इन्फेक्शन होने के बायस मुतासर हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक आलूदा इंजेक्शन लगने की वजह से इन मरीजों को जानलेवा बीमारी एंडोफ्लेमाइटिस लाहक हुई है, जिसने आंख के अंदरूनी हिस्से की सोजिश पैदा की और इसकी वजह से इन मरीजों की बीनाई ख़त्म हो गई। पंजाब हुकूमत ने एवस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में जाली और गैर मेयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए मौजूद इदारे क्या कर रहे हैं और इस सिलसिले में डॉक्टर्स और अस्पतालों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर बात करेंगे आज के शो में। सूबाई वज़ीर सेहत जावेद अकरम के मुताबिक इस मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके मावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एवस्टिन के किसी भी किस्म की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस इंजेक्शन को इसकी री पैकेजिंग के 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ और ट्रांसपोर्टेशन के अमल में इसे मखसूस दर्जा हरारत में न रखा गया। इन वाक़यात के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने दरामद कुरिंदा को हिदायत की कि वो एवस्टिन इंजेक्शन की मुश्तबा डोजेस को वापस मंगवा ले जो उसके बकौल गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। रॉयटर्स के मुताबिक इस दवा को बनाने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी रोश ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि एवस्टिन को कई अक़साम के कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका समेत 130 से ज़ायद ममालिक में मंजूर किया गया था। रोश ने रॉयटर्स को एक बयान में कहा कि रोश जालसाजी के इस मुजरिमाना अमल की सख्ती से मजम्मत करती है और मरीजों को जालसाजी से बचाने के लिए हुकाम के साथ ताउन करने के लिए अपने इख्तियार में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अपने बयान में रोश ने यह भी कहा कि कंपनी ने एवस्टिन को आंख में किसी भी किस्म के इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं किया। जाली अद्वियात मरीजों के लिए ख़तरे का बायस बनती हैं क्योंकि उनका मवाद गैर मौसर हो सकता है और इसमें नुकसानदेह अज्जा शामिल हो सकते हैं और इस केस में यही हुआ। अभी आपको मिलवाते हैं इस इंजेक्शन से मुतासर होने वाले बाज़ अफराद से जिनसे बात की हमारी नुमाइंदा समन खान ने। इस आँख में मैंने टीका लगवाया, आँख में से पानी निकलता था बहुत। फिर 15 दिन बाद उन्होंने हमें फिर बुलाया कि जी टीका लगेगा आपको। फिर मैंने टीका लगवाया, वो सही नहीं लगा तो जाली टीका लगा दिया जहरीला, उससे आँख बंद हो गई, नजर नहीं आता। मेरा नाम शाह सलीम भट्ट है, मैं गुजरावाला से आया हूँ और मुझे इंजेक्शन गुजरावाला में लगा था। वो इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल मेरी आँख में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मसला ये है कि जो अच्छा इंजेक्शन है वो तकरीबन 40,000 रुपये का है और ये जो इंजेक्शन है ये 5,000 रुपये का है। और जब 6 इंजेक्शन लगने हो तो फिर बंदा क्या करेगा, मुझे ये बताएं। 5,000 की तरफ ही जाएगा। इस वक्त हमारे पास 9 मरीज़ दाखिल हैं। इन 9 के 9 मरीज़ों की जो सर्जरीज़ होनी होती हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के लिए ख़ास कुछ सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी इनकी सर्जरीज़ कर चुके हैं। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की और लोकल ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है, वो इनका इलाज चल रहा है। तीसरी शाह से आए हमने वहीं पर लेंस डलवाए, मोतिया आ गया था आँख में, सफ़ेद मोतिया। तो फिर मैंने लेंस डलवाए कि ठीक हो जाएंगे, वो तो चलो नज़र थे। फिर उसके बाद टीके लगवाए, 3,000 उन्होंने फ़ीस ली और 1,500 का टीका दिया। वो पैसे दिए। एक आदमी आता है, लड़का, बैग डाला होता है उसने, वो टीके निकाल के देता है कि जी सब जमा करा दो। हमने जमा करा दिए। डॉक्टर ने कहा जी आपके 3 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे, आपको टीका लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे। 2 घंटे बाद जाके ना पट्टी उतार देना। अगर हमने पट्टी उतारी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। बहुत सारे मरीज़ जो शुगर का या क्रॉनिक हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, उनके आँख में तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती हैं जो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ की वजह से होती हैं।
उनके लिए ख़ास टीका है जो VGF उसके अंदर है, जो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को कम करता है और उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से उनकी बिनाई जो चली गई है उसमें बेहतरी आ जाती है। 1 माह बाद ये इंजेक्शन लगता है और मैंने 3 लेफ़्ट आई में और 3 राइट आई में लगवाए थे। काफ़ी बेहतर मेरी नज़र थी। उन्होंने कहा एक इंजेक्शन लगवा ले और बेहतर हो जाएगी। मैं ऐसी खुशी में चले एक और लगवाते बेहतर हो जाएगी नज़र। ये तो पता ही नहीं था कि बिल्कुल ये अल्लाह खैर करे। ये जो टीका है एवेस्टिन, ये वैसे तो आंत का कैंसर है उसके लिए इस्तेमाल होता है और ये सारी दुनिया में रेकमेंडेड है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे ऑफ लेबल इसका यूज़, बल्कि FDA USA ने भी इसका ऑफ लेबल यूज़ आँखों की इस कॉम्प्लिकेशन के लिए भी रखा हुआ है। ये ऑफ लेबल यूज़ के तौर पे इनको इस्तेमाल किया गया। आम तौर पे तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये वाइल तकरीबन 100 ml की वाइल होती है, लेकिन एक मरीज़ को सिर्फ 1 ml या 1.2 ml लगता है। तो लामहाला फिर जब वाइल खोल के छोटी छोटी सिरिंजों में इसको बनाते हैं तो वहाँ पे इसमें जरासीम जाने का, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कंटेमिनेशन कहते हैं, वो इम्कान रहता है। तो इन केसेस में भी यही हुआ कि वो कंटेमिनेशन हुई। उस कंटेमिनेशन की वजह से जिन जिन लोगों को वो लगा तो उनको फिर इन्फेक्शन हो गई, जिसको हम पैन ऑफ्थल्माइटिस कहते हैं। तो पूरे के पूरे आँख का जो ग्लोब है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। उसकी वजह से उनमें ज़ाहिर इन्फेक्शन अगर वक्त पे पकड़ी ना जाए और उसका इलाज ना हो तो उससे बिनाई कम होने का और बिनाई जाने का इम्कान भी रहता है। बस बुरा हाल था, रो रो के पागल हो। मेरा तो मैडम कोई है भी नहीं घर में करने वाला। मैंने यहाँ हांडी पकानी, रोटी पकानी, घर की सफाइयाँ करनी, सारा कुछ मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। बीवी मेरी की आँख खराब हुई है। मुझको तो शाम के ये बैठी है, मेरे घर वाली ये रोटी मुझे भी नहीं दे सकेगी या कुछ कर सकेगी, तो मैं भी गया एक तरह। इधर तो ऐसे मरीज़ है जिन्होंने दोनों आँखों में इंजेक्शन लगवाए हैं, वो दोनों आँखों से बिल्कुल फारुग हुए हैं। एक कसूर से मेरे भाई आए हुए हैं, उनकी दोनों आँखों में इंजेक्शन लगा हुआ है, तो उनका क्या हाल होगा। उनको देखता हूँ तो मुझे सब्र आ जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं एक आँख से देख सकता हूँ। इस इंजेक्शन से मुतासर होने वाले मरीज़ों और इस मामले पर मज़ीद अपडेट्स के लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ से हमारी रिपोर्टर समन खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। समन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इस इंजेक्शन से मुतासर अफराद को लाहौर और दीगर शहरों में क्या सहूलतें दी जा रही हैं अब तक? जी आतिफ, पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो अभी तक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 80 ऐसे लोग रजिस्टर्ड हुए हैं विद गवर्नमेंट के जिनकी बिनाई मुतासर हुई है इस इंजेक्शन लगने की वजह से। और पंजाब गवर्नमेंट ने जब लास्ट सैटरडे को ये केसेस सामने आना शुरू हुए तो फौरी इकदाम उठाते हुए लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में सेंटर्स कायम किए। और लाहौर में जो है वो लाहौर में जो है मेयो हॉस्पिटल और मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल, इसी तरह रावलपिंडी में होली क्लिनिक में सेंटर्स बनाए गए हैं। जब हमने लाहौर का सेंटर विजिट किया जो कि मेयो हॉस्पिटल में बनाया गया है, तो यहाँ पर ये तमाम मरीज़ों को उन्होंने बिल्कुल जो प्राइवेट एक वार्ड्स होती हैं AVH कहा जाता है जो कि मेयो हॉस्पिटल में है और उधर इन मरीज़ों को रखा गया है। उसके बारे में जब हमने पूछा डॉक्टर से और मेयो हस्पताल की इंतज़ामिया से, तो उनका यही कहना था कि इन मरीज़ों को अलग रखने की वजह यह है कि आजकल लाहौर में एक और आँखों की जो इन्फेक्शन है, पिंक आई इन्फेक्शन, जो कि इस वक्त अरूज पर है, ताकि इन मरीज़ों को कहीं वो इन्फेक्शन ना लग जाए और ये जो इन्फेक्शन है जो इन मरीज़ों में है वो भी दूसरे मरीज़ों को लग सकती है। तो इसलिए इनको बिल्कुल अलग रखा गया है आम मरीज़ों से, जहाँ पर इनको चूँकि ये मरीज़ आपको हाइपरटेंशन के मरीज़ भी हैं, इनमें शुगर के मरीज़ भी हैं, तो मुख्तलिफ और भी अमराज इन लोगों में पाए जाते हैं। और सारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं और मुतल्लिका जो भी इनको बीमारियाँ हैं उनके जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इनको AVH वार्ड में देखने आते हैं, जबकि इनकी सर्जरीज भी करवाई जा रही हैं जो सीरियस केसेस हैं। राइट। समन, क्या पता चला है जिनका इलाज हो चुका उनकी बिनाई क्या मुकम्मल तौर पर वापस आई है, और जिनका इलाज अभी भी जारी है उनके बारे में क्या उम्मीद है, क्या उनकी बिनाई वापस आ सकेगी? जी, इस सिलसिले में जब हमने वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेहत नासिर जमाल साहब से बात की, तो उन्होंने हमें यही बताया कि ये तमाम की तमाम मरीज़ ऐसे नहीं हैं जिनकी मुकम्मल बिनाई ज़ाया हुई। कुछ की जुज़वी बिनाई गई है, कुछ की मुकम्मल गई है, लेकिन उनकी भी सर्जरीज़ की जा रही हैं। किसी की 2 सर्जरीज़ हो चुकी हैं, किसी की 1 सर्जरी हो चुकी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिनकी फ़िलहाल मुकम्मल बिनाई गई है, मुतासिर हुई है, तो इन सर्जरीज़ के बाद उम्मीद की जा रही है कि उनकी
बिनाई वापस लौटेगी। समन, इसके जो सप्लायर्स थे जो इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे, क्या वो पहले भी ये काम करते थे या उन्होंने नया नया ये काम शुरू किया था? क्या उनके पास इसका लाइसेंस था? देखें, ये अभी सारी तहकीकात जो है वो जारी हैं, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं, उनमें से 2 मुल्ज़िमान या 3 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, जबकि बाकियों की तलाश भी अभी जारी है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है, क्योंकि ना ये बीमारी नहीं है और ना ही ये दवाई लगने की प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। तो प्रैक्टिस तो बहुत अरसे से जारी थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें हुकूमती इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि इस दफ़ा कुछ ऐसा शायद इन्फेक्शन उस वाइल को भरते हुए उस इंजेक्शन में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से ये सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अदरवाइज जी, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी नाअहली बरती गई, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेट हुआ। बहुत शुक्रिया समन, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी साथी समन खान नहीं, डॉक्टर जमाल नासिर, जो कि सूबा पंजाब में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के वज़ीर हैं, उनसे बात की और इस पूरे मामले और इसकी अब तक की तहकीकात के बारे में पूछा, जिस पर डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि इस इंजेक्शन को गैर महफूज तरीके से सप्लाई करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। असल में बुनियादी तौर पे जो वाइल है ना जी, ये है 4 ml की, 100 मिलीग्राम इसकी डोज, और ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा यानी आंतों का जो कैंसर होता है ये उसमें इस्तेमाल होती है। पता ये चला कि ये जो थी ड्रग, अगर इसको थोड़ी सी अमाउंट इसकी 1.25 मिलीग्राम जो कि बनती है इशारिया यानी 0.05 ml, बहुत छोटी सी है, ये अगर उसकी आँख की पुतली में, जिन मरीज़ों को शुगर की मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जब आप उनको जो कॉम्प्लिकेशन आँखों में अंधापन होता है ना, वो उसकी वजह ये होती है उनकी खून की नालियाँ, रेटिना एक पर्दा है जिसके ऊपर जैसे कैमरे की एक वो होती है ना, जो चिप होती है, जो भी समझ लें, जिस पे सारी आप चीज़ें लेते हैं, तो जब वो खून की नालियाँ उस पर आती हैं तो अंधापन हो जाता है। इस टीके का काम ये है कि इस खून की नालियों को जो रेटिना के ऊपर फैल रही हैं, ये उसको रोक देता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसका अंधापन है या सोजिश रेटिना के ऊपर ठीक हो जाती है, और बंदा जो है जिसने अगर नाबीना होना है 5 साल में, शायद वो 25 साल तक नहीं हो पाता। तो हमने ये बुनियादी तौर पे 28,000 से 30,000 का टीका है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 80 मरीज़ के लिए बन जाता है। अब आप देखें, 80 मरीज़ का मतलब है कि 500 का टीका हो गया। अब एक गरीब मुल्क में अगर 500 का टीका, जबकि इसके मुकाबले में जो टीके जो प्री फिल्ड आते हैं 0.05 ml के, वो 40,000 का है। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर 80 मरीज़ों पे वो करें तो 32 लाख बनते हैं। उससे ज़रा ऊपर का टीका जो है वो 1 लाख का है, तो यानी कि 80 बंदे 80 लाख का टीका है। जहाँ गरीब, जो ऑलरेडी हमारा मुल्क गरीब है, जहाँ पॉवर्टी भी है, जहाँ एजुकेशन भी नहीं है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने स्टैंड जो लिया वो ये लिया कि रॉश कंपनी को आम कंपनी भी नहीं है, गरीबों की दवाई है। लेकिन हमने इस दरमियान में ये ज़रूर किया कि ये जो टीका जब उन्होंने जहाँ कहीं भरा है ना, उसके बाद देखें ना, एक टीका था, उसको उन्होंने लेके, जैसे इंसुलिन आप देखते हैं, इंसुलिन की एक बड़ी वाइल होती है और लोग लगाते हैं लोग, उन्होंने जो भरा है ना, उसको सिरिंजों में बनाया नहीं गया, सिर्फ सिरिंजों में भरा है। उसके बाद जब ये बन जाता है तो 6 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसको डिस्कार्ड या फेंक देना चाहिए। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो ये करते हैं कि जब अपने तमाम जो मरीज़ हैं उनको इकट्ठा बुला लेते हैं, एक ही दिन वाइल खोलते हैं, उस वक्त लगा के और डिस्कार्ड कर जाता है। ये जो इन्होंने बनाया है या ट्रांसपोर्टेशन हुई है, वहाँ कहीं ना कोई इन्फेक्शन हुई, सेंटर बना दिया, हमारे पास 80 मरीज़ आ गए। अब ये सारे के सारे अंधे नहीं हुए, जो एक कंसेप्ट डेवलप हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन हुई। इन्फेक्शन 3 बैक्टीरिया की हुई, एक सूडोमोनास था, एक स्टेफिलोकोकस था, एक स्ट्रेप्टोकोकस था। ये जो तीनों ऑर्गेनिज़म थे, इनकी इन्फेक्शन हुई और बड़ी खौफनाक इन्फेक्शन हुई। कुछ लोगों ने हमसे बहुत जल्दी रब्ता कर लिया, तो हमने उनको ट्रीटमेंट अच्छी दे के घरों पे भेज दिया। कुछ लोग जो है अब हमारे पास ज़ेरे इलाज हैं, 20 के करीब मियो अस्पताल में, और 3 जो हैं इस वक्त निश्तर में आए थे। टोटल 23 आए थे, बाकी अपने घरों में जा चुके हैं। वो जो कंसेप्ट था सारे अंधे हो गए, ऐसा नहीं है। अब इन 20 में से भी 18 को हमने सफाई वगैरह करके दवाइयाँ वगैरह शुरू करा दी। मुल्तान वाले जो तीनों थे उनको हमने घर भेज दिया। लेकिन अभी हम ये बताएं आपको कि कितने मर्दों की ब्लाइंड हुई है, ये कहना मुश्किल है इन 23 में से, क्योंकि बाकी तो ठीक हो गए, घर चले गए। इन 23 में जब हम इनका मुकम्मल इलाज कर लेंगे, ज़्यादातर ठीक हो जाएंगे, बहुत थोड़े से होंगे जिनको होगा। लेकिन एक आँख में क्योंकि ब्लाइंडनेस हुई है, तो दूसरी आँख से अल्लाह का शुक्र है उनका काम चल सकेगा। तो वो जो है, ये कमेटी जो हमारी दूसरी बनी है, क्योंकि मैं कह रहा था गरीबों का टीका है, इस पर भी एक माफिया सरगर्म हो गया, जिनके बड़े महंगे टीके हैं, वो चाह रहे हैं कि हम बैन कर दें इसको।
वो इतनी हाइप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एफिकेसी वाइज वही इसका इफेक्ट है जो उन टीकों का है जो 40,000 और 1 लाख का टीका है। अगर ये टीका क्लियर हो गया तो फिर हमने SOP तैयार कर लिए इस कमेटी ने कि हम उनको कैसे आइंदा लगाएंगे। पहली बात तो है कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, हम खुद ख़रीदेंगे और ख़ुद स्टोर करेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे हम इसको अपने अस्पतालों में लगाएं। लेकिन हम अगर कोई प्राइवेट लगाना चाहता है प्रोफेसर तो उसको हम लाइसेंस देंगे, ऐसे नहीं इजाज़त होगी। उसकी वजह यह है कि ये टीका हर जगह नहीं मिलता, ये जहन में रखिएगा। ये आम केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलेगा आपको, किसी आम जगह नहीं मिलेगा, किसी आम अस्पताल में नहीं मिलेगा, किसी सरकारी अस्पताल। ये ख़ास तौर पे उस जगह इंपोर्ट किया जाता है जहाँ कैंसर है, जैसे शौकत खानम, अपना शफा इंटरनेशनल और 2-4 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े पाकिस्तान की, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। और ये बुनियादी तौर पे कैंसर के था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर आई वाले इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर की ये दिया जाता था। लेकिन इन बंदों ने क्या किया, कहाँ से हासिल किया, वही तो हम इंक्वायरी करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से टीका लिया है, कैसे लिया है, गलत तरीके से लिया है, ये इंक्वायरी चल रही है। सूबाई वज़ीर की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने ख़ुद कहा कि ये इल्लीगल प्रैक्टिस थी और उनकी हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई तरीका भी वज़ा नहीं किया हुआ था कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी अंसर फ़ारूक, जो गुज़श्ता 30 सालों से शोबा अद्वियात से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अलावा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के भी साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। साबिक चीफ कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब फॉर टेली मेडिसिन प्रोग्राम ऑन कोविड भी रह चुके हैं और मेडिसिन लेबॉर्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया अंसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइए कि पाकिस्तान में जब कोई भी दवा ऑफ लेबल इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव की जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या उसके मैन्युफैक्चरर्स से इसकी इजाज़त ली जाती है? पहली बात तो ये अदल साहब कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंस हुआ है जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक ये चीज़ है कि इंटरनेशनली हम किस चीज़ को क्या हम करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी सीधी हो और अच्छी हो। जहाँ तक इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो होती है ये बेसिकली स्टीराइल इंजेक्शन है, एंटी कैंसर इंजेक्शन है, बायोलॉजिकल इसमें आता है और ये बड़ा सेंसिटिव है। इसकी जो प्रोडक्शन है ये भी बड़ी सेंसिटिव और बड़ा इसका नीट क्लीन बड़ा स्टीराइल एरिया होता है और ये बायोलॉजिकल एरिया जो कि बहुत ही इसका स्ट्रिक्टली इसको जो है ना वो रेगुलेट किया जाता है तो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। और दूसरा ये है कि जो इसकी क्योंकि की गई है रीपैकिंग, तो रीपैकिंग का तरीकाकार ये है कि इस तरह से नहीं है कि जी आप कोई भी बंदा वायल ले और उसको रीपैक करना शुरू कर दे, क्योंकि बेसिकली ये स्टीराइल है और इसको ज़रा भी अगर ऑक्सीजन मिलेगी या ओपन होगा तो ये तो इसमें तो कंटेमिनेशन हो जाएगी, बैक्टीरिया शामिल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये काम एक पहले भी बिल्कुल किया जा रहा था जैसे अभी रिपोर्ट में भी आया, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा लोगों में इसकी जो है ना वो नहीं रिपोर्ट हुआ अभी क्योंकि एक साथ और इसमें ज़्यादा कंटेमिनेशन आ गई है। मसला ये है कि ये रीपैकिंग का एक लाइसेंस होता है और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान देती है और वो ऐसे नहीं दे देती, वो बकायदा तो अंसर साहब ये कैसे हो सकता है कि इस दवा की सप्लाई चंद एक अफराद के हाथ में आई? आपने कहा कि इसका भी लाइसेंस दिया जाता है, तो इस दवा की सप्लाई चूंकि मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि बहुत महदूद है और जिन अफराद के हाथ में ये सप्लाई आई उन्होंने सब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के जरिए इसकी डोजेज बनाकर डॉक्टरों और अस्पतालों को सप्लाई की, तो क्या डॉक्टरों और अस्पतालों की भी ये नेग्लिजेंस है कि उन्होंने कंटेमिनेटेड इंजेक्शंस लेकर अपने मरीजों को दिए? बिल्कुल जी, ओवरऑल देखिए हमारे माशरे में हर कोई जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो डॉक्टर है और पैरामेडिक्स हैं या को आम लोग हैं, उनको सबको ये देखना चाहिए था कि ये किस तरह से ये रीपैकिंग की गई है, कहाँ से की गई है और मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक इसकी कोई रीपैकिंग का लाइसेंस भी नहीं है और ये आम कमरे में उन्होंने जो ना इसको रीपैक किया है और रीपैक करके तो वो जिस तरह भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विद इन 6 डेज इसको जो है वो यूज़ करना होता है, वो भी उस सूरत में अगर आप बकायदा इसकी जो है ना वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको रीपैक करें। और इसमें तो कोई रीपैक का कोई ना कंट्रोल सिस्टम था, इधर से उन्होंने रीपैक किया और पता नहीं कितने टाइम पे उन्होंने लोगों को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कोई इंजेक्शन का कसूर नहीं है, ना कोई कंपनी का कसूर है, कसूर तो इसके अंदर उन लोगों का है जिन्होंने ये गलत प्रैक्टिस की है।
जी अंसर साहब, अब जैसे आपने अभी फिर मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू में ही सुना कि पंजाब हुकूमत अब इस दवा को खुद दरामद करेगी, तो पहले तो वो ये मान रहे हैं कि ये दवा दरामद हो रही थी, लेकिन उनको इसके बारे में ये इत्तलात नहीं थी कि ये दवा कौन से अस्पताल दरामद कर रहे हैं और आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि इसकी मौसर तकसीम और मरीजों को लगाने के लिए पॉलिसी वज़ा की जाएगी। एक मरतबा फिर वो अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हैं कि ये पॉलिसी नहीं थी। तो आपके ख्याल में जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है फेडरल लेवल पे या सूबाई लेवल पे, वो क्या कर रही हैं? देखिए, इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, जो कि इस्लामाबाद में बैठी है, फेडरल एजेंसी है, इसका काम है कि दवाई को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो पैरामीटर्स हैं, जो उसकी प्री क्वालिफिकेशन है, उसको चेक करके दवाई को रजिस्टर्ड करना। इसके अलावा सूबों का काम है कि इसके इस्तेमाल, इसकी सेल और इसकी सारी इस तरह की जो प्रैक्टिस है, हज़ारों ड्रग इंस्पेक्टर एक सूबे के अंदर होते हैं, एक एक तहसील में दो होते हैं, और उनका काम ये होता है कि ये सारी इस तरह की जो प्रैक्टिस हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसकी देखभाल करना। इस केस के अंदर ये अभी हेल्थ मिनिस्टर जो जमाल नासिर साहब कह रहे थे कि अभी जो हम इसमें ये कर रहे हैं वो करें। अभी देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे यहाँ कोई इंसिडेंस हो जाता है और जब लोगों की हदान हादसा, इसमें तो चलो ये बनाई भी एक डेथ होने के बराबर है। मैं कहता हूँ एक बंदे की अगर बनाई चली गई है तो उसके लिए दुनिया जो है खत्म हो गई है, दुनिया उसके लिए रात बन गई है। तो यानी अभी कह रहे हैं कि अथॉरिटीज उसी वक्त जागती हैं जब कोई सानिया हो जाता है, उससे पहले पॉलिसी मेकिंग पर तवज्जो नहीं दी जाती। जी, उस वक्त जो है वो एक कानून बनाने की याद आ जाती है। इससे पहले क्या ये बेसिकली डॉक्टर है, खुद भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जमाल नासिर साहब। मैं ये, क्योंकि हर किसी के साथ ये हम बात करते हैं कि इसको पहले क्यों नहीं है रेगुलेट क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं अंसर साहब, ये इंजेक्शन लगवाने की एक बड़ी वजह, मुतासरीन जो इसकी वजह बता रहे हैं वो ये है कि इसकी कीमत कम है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अद्वियात के जेनेरिक्स बनाने में पीछे है, और शायद यही वजह है कि मजबूरन इस किस्म की प्रैक्टिसेस की जाती हैं? सर, इसमें यह है कि अभी हमारी, क्योंकि समझ लें हमारे अपनी नेग्लिजेंसी है और ना हमारे पास इतने रिसोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे प्रोडक्शन करें। अभी जितनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की एंटी कैंसर और जो इससे मिलती जुलती बाकी, वो हम सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का ये है कि इंपोर्ट का तो तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है, और उसके बाद ये है कि कोई वायल जब इंपोर्ट होती है तो उसका सप्लाई चेन का पूरा एक रूट पता होना चाहिए कि किसके पास कितनी वायल गई हैं और उसको किस तरह से यूज़ किया गया है। मेरे नॉलेज में तो ये है कि इसको कंपनी में भी, कंपनी की नेग्लिजेंसी भी थोड़ी सी है, फिर उन्हें अपनी सप्लाई चेन को चेक नहीं किया। राइट। आखिर में ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात माफिया को रोकना और इसका खात्मा क्यों मुश्किल है? क्यों जगह जगह जाली और गैर मयारी अद्वियात मिलती हैं? मैं देखें अभी बड़ा शुक्रगुजार हूँ आर्मी चीफ का, इन्होंने अभी जो एक्शन लिया है और अभी जो स्मगलिंग और ये जो इस तरह के जो धंधों में लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए घेरा तंग किया है। तो अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है कि ये जो पेशावर से आगे जमरोद का एरिया, वहाँ से बहुत बड़ा एक जो है वो कारखाना पकड़ा गया है जो कि जैली अद्वियात बना रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का एक्शन किया जाए और सारी एजेंसियाँ इस पे मुतरक हों, और स्पेशली, लेकिन अंसर साहब ये एजेंसीज का, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये मिलिट्री का काम नहीं है। इसके लिए जो इदारे बने हुए हैं ये उनका काम है। वो इदारे क्यों काम नहीं करते? मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो खुद फंक्शन कर रहा हो। इसमें जब तक किसी को टाइट नहीं किया जाए, हमारा माशरा ही ऐसा है, हमारी शायद मिजाज ही ऐसा है कि हम टाइट हुए बगैर अपना काम ही नहीं करते। बहुत शुक्रिया अंसर साहब, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हमारे से इस मौजू पर गुफ्तगू की। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/voaurdu हमारा चैनल है। मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।